एक बार हम फिर से आ गए। आज की वीडियो में आए हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए लाए भी होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, ये भी एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर का एक प्यारा सा टॉपिक है। बाकी प्यारा से टॉपिक को हम एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक प्यारा है तो इसी के ऊपर 2 दिन खराब करें, क्योंकि हमें 7 तारीख तक ये वीडियो देनी है, वरना उसके बाद बन के का ही फ़ायदा अगर उस इंसान के काम नहीं आएगी तो कोई लेना देना नहीं। इसी वजह से कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जितना हो सके सबका सब कुछ बता दें। भले का से रिटर्न में आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर लिखने बैठेंगे तो बड़ा टाइपिंग जाता है, हमारी टाइपिंग भी स्लो है, हिंदी में हमसे टाइप भी बहुत धीमे धीमे होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डीकम्पोजिशन की, क्योंकि सॉइल की क्या ही बात करनी, सॉइल किससे मिलकर बना है ये सबको पता होता है, तो इतना टाइम तो है नहीं कि हम आपको सॉइल बताएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीकम्पोजिशन क्या है। तो सबसे प्यारी और सिंपल सी बात है कि डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को गलाना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, उसको उसके सिंपलर फॉर्म, यानी कि वो पहले कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहा होगा, पहले वो जटिल रूप में रहा होगा, तो उसके कठिन रूप से, उसके जटिल रूप से, उसके आसान रूप में, यानी कि सिंपलर फॉर्म में तोड़ना ही आपका डीकम्पोजिशन कहलाता है। ये तोड़ने की प्रोसेस कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसे तोड़ने की प्रोसेस को ही हम डीकम्पोजिशन की प्रोसेस कहते हैं। अब इसी चीज़ को फारसी में भी पढ़ के बता दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे हमने अपने से एक्सप्लेन किया है, अपने से वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, द टर्म डीकम्पोजिशन मीन्स टू ब्रेक डाउन, ठीक है, वही बात जो हमने बताई। इसके बाद समझिए, decomposition is the process by which the complex organic substance break down into simpler substance by the action of microorganism। वही बात जो हमने पीछे दोहराई है कि decomposition एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पे या सब्सटेंस पे होता है तो उनका ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। यही प्यारी सी बात है जो आपको डीकम्पोजिशन में बताई जा रही है। इसी चीज़ को आप एक अलग तरीके से भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस टेकिंग अप अ रॉ मटेरियल in the form of complex compound, processing it and then converting it into simpler compound। मतलब कंपाउंड्स, बतिया वही है जो बात वहाँ कही गई है, वही बात यहाँ पर भी कही गई है। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रोसेस करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? सिंपलर कंपाउंड में। तो बात घुमा फिरा के वही कही जा रही है, कान 10 पकड़िए 10 पकड़िए, बात वही है। क्योंकि पकड़ तो आप कान ही रहे हैं, वही हाल है कि डेफिनेशन तो आप क्या कहते हैं, किसका दे रहे थे, हम भुला गए, देखिए याद भी नहीं आ रहा है। डीकम्पोजिशन का ही हम डेफिनेशन दे रहे थे, ठीक। बाकी अब भी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो करते हैं। तो अब देखिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फंगी एंड फ्यू अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनिटेट द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन एंड आर नोन एज अ डीकम्पोजर, ठीक है। यानी कि डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में बैक्टीरिया, फंगी और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भाग लेते हैं और यही आपके डीकम्पोजर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीकम्पोजर्स क्या हैं, तो जो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं उनको सड़ाते गलाते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वही ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही आपके डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। इतना प्यारा सा डेफिनेशन है, आप आसानी से डीकम्पोजर्स को डिफाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे फंबल के लिए हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि बोलते टाइम ऐसे 2-3-4 वर्ड एक साथ दिमाग में आता है तो लगता है कि कौन सा वर्ड का यूज़ करना बड़ा सूटेबल होगा, ठीक है, जैसे बड़ा अच्छा होगा, ऐसा कुछ टाइप। इसी वजह से मुंह से ज़बान फंस जाती है, ज़बान में मुंह फंस जाता है। अरे नहीं दोनों नहीं होता है। आगे देखते हैं। The decaying and dead animals and plants serve as the raw material, which one of the breakdown produces the nutrients, carbon dioxide and water, etc. Dendrites are the raw materials such as dead animals, plants and their remains. Microbes then process the dendrites, which are
कलेक्टिवली नोन एज ए सैप्रोफाइट्स। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एकदम प्यार से एकदम सिंपल समझा दे रहे हैं। जैसे प्लांट का जो कचरा होता है और एनिमल का जो कचरा होता है, ठीक है, कचरा से सेंस जो उनके अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो उनके बचे हुए पदार्थ हैं, जो उनके यूज़ का नहीं होता, जैसे पत्तियाँ, रूट सूट, ये सब टूट पीट के पड़ी रहती है ना। तो प्लांट का जो कचरा होता है, जो उनका कह सकते हैं अवशेष होता है, और जो एनिमल का जो अवशेष होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, वो जब सड़ते गलते हैं या कह लीजिए जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो उनसे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा, ये उनसे प्रोड्यूस होता है उनके कह सकते हैं डिकम्पोजिशन से या उनके ब्रेकडाउन से। देखिए सीधी सी बात समझिए, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं, किसी भी चीज़ को सड़ाने गलाने में हेल्प करते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थ का या हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारी इकोसिस्टम का। रीज़न क्या है कि अगर ये ना हो तो ऐसी कंडीशन में अर्थ जो हमारी है वो मरे हुए लोगों से भर जाएगी, उस तरीके के अवशेष पदार्थों से भर जाएगी अगर डिकम्पोजिशन करने वाले जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो प्रेजेंट ना हो तो ऐसी कंडीशन में अर्थ जो है हमारी वो इस तरीके के मरे हुए ऑर्गेनिज्म से भर जाएगी। और जो प्लांट के भी जो खराब पार्ट्स होते हैं, जो वो गिरते हैं, वो सब भी इन्हीं के द्वारा सड़ा गला के ख़त्म किया जाता है। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यही लाइन लिखिए, पढ़ के भी बता देता हूँ वरना आप कहेंगे ये सब कहानी कहाँ से बताई जा रही है। तो देखिए, विदाउट डीकम्पोजर्स द अर्थ वुड क्विकली बी कवर्ड विथ डेड बट नॉट डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यानी कि बिना इन डीकम्पोजर्स के जो हमारा अर्थ है वो बहुत जल्द ही मरे हुए लोगों से, डेड मैटर से कवर हो जाएगा, लेकिन डिकेइंग नहीं होगा, मतलब सड़ेगा नहीं, लेकिन मरे हुए लोगों से कवर हो जाएगा। वही मतलब है कि जब अगर डिकम्पोजर्स होंगे ही नहीं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ही नहीं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं या किसी चीज़ को सड़ने गलने की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, अगर वही नहीं होंगे तो ऐसे कंडीशन में वो बॉडी गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, वो प्लांट का जो कचरा है वो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हर जगह वही चीज़ दिखेगी। तो अगर ये प्रोसेस ना हो, मतलब ये कल्पना थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारी अर्थ पूरी तरीके से मरे हुए लोगों से वो पृथ्वी भर जाएगी, अगर ये प्रोसेस ना हो, यानी कि डिकम्पोजिशन वाली जो प्रोसेस है या उसको करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ना हो। तो डिकम्पोजिशन क्या है वो आपने समझ लिया, सॉइल में क्या मिले रहते हैं वो समझ लिया, उसके अलावा ये समझ लिया कि डिकम्पोजर्स क्या है वो क्लियर हो गया। ह्यूमस को भी समझ लीजिए, ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और प्लांट और एनिमल के सड़े गले पार्ट से ये बनता है। डार्क ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का आप कह सकते हैं कि इसका सब्सटेंस होता है, इसका कलर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और मिट्टी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ठीक, और बहुत कह सकते हैं कि इसका डिकम्पोजिशन बहुत लेट होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, मतलब कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से सड़ा गला नहीं पाते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है। ठीक, तो ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, जो एनिमल और प्लांट के डेड एंड डिके पार्ट से मिलकर बनी होती है, वही चीज़ की ह्यूमस कहलाती है। आगे इसका भी डेफिनेशन दिया होगा, वो आप देख लीजिएगा। चलिए अब जरा हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो आइए उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, लास्ट में एक फैक्टर मैंने ऐड नहीं किया है, उसे मैं आपको बोल के बता दूंगा, उसे ऐड कर लीजिएगा। उसे मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, पार्टिकल की साइज। अगर पार्टिकल की साइज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में हेल्प करता है या उसके ऊपर प्रभाव डालता है, कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो उसे डिकम्पोजिशन होने में, उसे डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। जो भी उसके डिकम्पोजर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो उसको तोड़ेंगे पहले स्मॉल पीसेज में, और उनका उस स्मॉल पीसेज में तोड़ा हुआ पार्ट ही क्या कहलाता है, डेट्राइटस कहलाता है। वो पहले उसे उस स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने का काम करते हैं। अगर वो बड़ा पार्टिकल है तो उसका डिकम्पोजिशन थोड़ा लेट होगा, छोटा पार्टिकल है तो उसका डिकम्पोजिशन थोड़ा आसानी से और जल्दी हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं, पार्टिकल की साइज़ भी डिपेंड करती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे भी आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं लीटर की क्वालिटी की, यानी कि लीटर की क्वालिटी से बात आएगा कि लीटर की क्वालिटी, लीटर क्या होता है, लीटर तो हमने वहाँ सुना था, वो जो
एक लीटर वाला लीटर, तो वो वाला नहीं है। ये लीटर कुछ ऐसा है कि लीटर मतलब होता है कूड़ा, ऐसे समझिए, एक प्रकार का कूड़ा जो उसकी क्वालिटी देखते हैं। अब यानी कि अगर वो कूड़ा प्लांट का है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो गई। और अगर वो कूड़ा आपका इंसान का है या मतलब एनिमल्स का है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। तो उनके अंदर अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। जैसे अगर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, तो इन सबों का डाइजेशन, माफ़ कीजिएगा, इन सबों का डिकम्पोजिशन बहुत आसानी से हो जाता है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत कम समय में, मतलब जल्दी हो जाता है। और लिग्निन जैसे जो सब्सटेंस होते हैं, इन तरीके की जो चीज़ें हैं, उनका जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत लेट समय में होता है। चलिए, मैं क्या ऐसे पढ़ के बता रहा, सीधा सीधा पढ़ के बताता हूँ। लीटर क्वालिटी, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लीटर। ठीक है, यानी कि वही बात कही जा रही है कि जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो लीटर की स्ट्रक्चरल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो लीटर है और उसमें किस तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लिग्निन लाइक कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं, तो उनका जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत लेट होता है। वही चीज़ लिखी है, फॉर एग्जांपल द लीटर ऑफ ब्रायोफाइटास are decomposed at a slower rate due to presence of lignin like complex chemicals। यानी कि वही बात कही जा रही है। और अगर मान लीजिए शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है, तो इस तरीके का अगर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है उस लीटर के अंदर, तो इनका जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा और ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। यही दो प्यारी सी बात आपको बताई जा रही थी। तो लीटर की क्वालिटी अब समझ में आई कि क्यों डिपेंड करती है। लीटर की क्वालिटी इसलिए डिपेंड करती है कि जिस तरीके का उसका स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, अगर वो आसानी से गलने वाला होगा तो डिकम्पोजिशन की रेट हाई होगी, और अगर आसानी से गलने वाला नहीं होगा, जैसे कि आपका लिग्निन हो गया जिसमें डिकम्पोजिशन की रेट स्लो होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये धीमे धीमे होगा, आसानी से सड़ेगा या गलेगा नहीं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके ब्रायोफाइट्स हैं, इनके अंदर आपकी लिग्निन पाई जाती है, इसीलिए इनका अगर डिकम्पोजिशन की बात की जाए तो ये भी बहुत स्लो होता है। सीधी सी बात है, प्यार सी बात है, आप समझ गए होंगे। टाटा बाय बाय, ये टॉपिक खत्म। दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है आपके डिकम्पोजिशन के ऊपर, तो बड़ा भयंकर वाला या बहुत अच्छा वाला इफ़ेक्ट डालता है। इसका इफ़ेक्ट उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ता है जो टेम्परेचर से रिलेटेड हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है हर किसी के ऊपर आपके तापमान का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आइए उसको भी देख लीजिए। टेम्परेचर रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। द टेम्परेचर इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट एलिवेशन, ठीक है। अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। कोनो नई बात नहीं है, कोनो बड़ी बात नहीं है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। अलग अलग स्थान पे अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है, सीधी सी बात है। द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट इज़ अफेक्टेड बाई अ इन्वायरमेंटल चेंज। इसी वजह से जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस से अफेक्ट होती है। जो इन्वायरमेंट में होने वाले जो चेंजेस है उसका उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशन देखने को मिलती है। तो मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया वायरस जो ऐसा है जो गर्मी में रहना पसंद करता है और एक ख़ास तरीके के टेम्परेचर में रहना पसंद करता है, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर दे दिया जाए तो उससे उसकी गतिविधि में, यानी कि उससे उसकी कार्य करने की क्षमता पे असर पड़ेगा, ठीक है। उसके वर्क फंक्शन पे असर पड़ेगा। वर्क या फंक्शन बात ही की हो गई लेकिन उससे उसके कार्य करने की एबिलिटी के ऊपर, उसकी क्षमता के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगा अगर उसके फेवरेबल कंडीशन अगर नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ टेम्परेचर क्या वर्क करता है ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे। कोई प्यारा सा हिंट दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में एक साथ 7-8 वर्ड आ रहे हों तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं?
ऐसे कौन सा वर्ड बहुत आसानी से प्रेफर कर लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। जैसे अभी हमने इतना सारा वर्ड बोला, इसमें मैंने फंबल नहीं किया, लेकिन जब कुछ ऐसा खोज के वर्ड निकालना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि 3-4 वर्ड आके मिक्स हो गए हैं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला सही पड़ेगा। उसमें टाइम लग जाता है, फिर फंबल हो जाता है। क्या करें? अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके पास तो सेंड कर दीजिएगा, वरना कमेंट कर दीजिएगा। आइए एरिएशन को देखते हैं। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सॉइल के पोर्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है। सीधी सी बात है, ये भी बहुत आसान सी बात है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी चाहिए और उसके फेवरेबल कंडीशन भी चाहिए। अगर वैसा कुछ नहीं होगा तो वो जो उसकी प्रोसेस है, यानी कि वो जो डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस जो भी कुछ हैं मिट्टी के अंदर, अगर उनको उनके हिसाब का एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो उस तरीके से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। जब उनके फेवरेबल कंडीशन होती है तो बहुत तेज़ी से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कर पाते हैं। सीधी सी बात है, आसानी से है। आपको भी अगर कोई काम करना है तो जब तक आपको आपके हिसाब का एनवायरनमेंट नहीं दिया जाए तो आपसे उस हिसाब से, मतलब आपकी क्षमता के हिसाब से आपसे काम लिया नहीं जा सकता। वही हाल इस जानवर यानी कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी होता है। यही सीधी सीधी सी बात थी। अब समझिए, सॉइल्स के पोर में प्रेजेंट ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये बातें बिल्कुल क्लियर है। इन द वाटर लॉग्ड सॉइल द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अब्सेंट। ठीक है, यानी कि ऐसी सॉइल जिसमें जल भराव वाली कंडीशन देखने को मिलती है, पानी भर जाता है, उस तरीके की कंडीशन में जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन पे रहने वाले, जो ऑक्सीजन के भरोसे जीने वाले, जो उस भरोसे पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, वो वाले इस तरीके की मिट्टी में अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो आपके एनएरोबिक कंडीशन में रहने के आदी होते हैं। यानी कि उनको अगर थोड़ी मात्रा में भी मिल जाएगा तो काम चला लेंगे, ना भी मिलेगा तो भी काम चला लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हियर ओनली एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एंड इनिटेट डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे आपके एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करते हैं और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा किस तरीके की मिट्टी में, वाटर लॉग्ड मिट्टी में इनकी संख्या कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन का अब्सेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। इसी वजह से वहाँ पे इस तरीके के बैक्टीरिया या वायरस जो भी हैं वो रह नहीं पाते हैं। यहाँ के लिए सबसे सुटेबल एनएरोबिक बैक्टीरिया, वायरस या जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो होते हैं। बात खत्म। आगे चलते हैं, सॉइल की पीएच की बात करते हैं। देखिए, सॉइल पीएच का क्या ही कहना, कुछ खास नहीं है। सीधी सी बात है, मिट्टी में प्रेजेंट धनायन और ऋणायन की जो मात्रा होती है, जो प्रेजेंस होती है, वो सॉइल के पीएच को कंट्रोल करती है और इसी की वजह से इसका इफ़ेक्ट जो है माइक्रोबायल ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या को भी इफ़ेक्ट करता है कि किस प्रकार की मिट्टी है, धनायन है, ऋणायन है, ठीक है, किस प्रकार की है। तो ये चीज़ें भी इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी वजह से सॉइल का पीएच भी डिपेंड करता है। ये भी है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, ये भी डिपेंड करता है। और अगर सबसे अच्छी कंडीशन की बात की जाए तो उदासीन रहे, यानी कि न्यूट्रल रहे तो सबसे अच्छा है। का ही चाहिए, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। तो न्यूट्रल कंडीशन में इनकी ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो ये चीज़ें भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं। एक फैक्टर हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स ध्यान रखिएगा। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या है, आफ्टर डीकम्पोजिशन द एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर रिलीज इनटू द सॉइल। सम ऑफ दीज आर यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ, अपने खुद के ग्रोथ के लिए। थस इट अफेक्ट द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। बात तो समझ में आई गई होगी, चालाक तो आप बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए, कहा यह है इसने कि डीकम्पोजिशन के बाद जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके के जो एलिमेंट हैं वो सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ के लिए कर लेते हैं। इस प्रकार डिकम्पोजिशन की रेट में ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी तो उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा मात्रा में माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको डीकम्पोज करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। इसी वजह से ये डीकम्पोजिशन की रेट को बढ़ाएगा, उसकी रेट पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए
इनमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर क्या प्ले करता है वो समझिए। तो मॉइस्चर का रोल क्या है? द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस of microorganisms present in the soil. The growth of the microorganisms is thus governed by the presence of moisture in the soil. यानी कि सीधी सी बात है, सॉइल में प्रेजेंट वाटर सॉइल में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के लिए, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर को कंट्रोल करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जिस प्रकार का सॉइल के अंदर मॉइस्चर होगा, पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी मात्रा ज़्यादा होगी कम होगी, यानी कि इसका भी डिकम्पोजिशन के ऊपर अच्छा सा फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को देखेंगे, तो वो प्रोसेस हम नेक्स्ट में देखेंगे क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।